नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात हम सोने चांदी की करेंगे। अगले आधे घंटे में सोना और उसके बाद चांदी दो हिस्सों में बांट के इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रहने के बाद अब सोने चांदी दोनों में यहां पर उछाल देखने को मिला है। ओवरनाइट अगर बाजार की बात करें तो सोने ने 2%, चांदी ने 4.5% की तेजी यहां पर दिखाई है और ज्यादातर बाजार के जानकारों का मानना है कि अब आगे जाकर यहां पर और बढ़त देखने को मिलेगी। सोना चांदी नए हाईज आपको अगले साल में भी यहां पर बनाते हुए दिखा सकते हैं। काफी सारे फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो सपोर्टिव हैं और भारतीय बाजारों में यहां पर शादियों की खरीदारी है जिसका भी सपोर्ट हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया, chartandtrade.com के विकास बगाड़िया, कुंवरजी ग्रुप से रवि देओरा एंड एंजल वन से प्रथमेश माले। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने पे पहले चर्चा करेंगे और फिर सेकंड सेगमेंट में चांदी पर बात करेंगे। आज जिस तरह से सोने में कंसोलिडेशन के बाद 4400 ऑलमोस्ट छूने के बाद 3900 जाने के बाद अब 4100 पे कारोबार है, तो क्या हम ये माने कि ओवर हीटेड पोजीशन से मुनाफा वसूली के बाद अब खरीदारी जो लौटी है ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आई है? नमस्कार मिशेल, बिल्कुल इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन हमने $500 का ऑलमोस्ट हाई से लो एक देखा है। 3850 3860 वाज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और हमने 3885 से एक रिवर्ट देखा था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि 4120 4140 के जोन में जाना चाहिए था और एक्चुअली हमने वही लेवल आते हुए देखा। हालांकि यूएस शटडाउन को लेकर जो नई अटकलें लगाई जा रही है ये 16 तारीख से पहले होगा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रिस्क ऑन अभी तक बना था वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड था, वो इनलाइन आ चुका है। आज यूएस मार्केट बंद है, तो आई थिंक प्राइजेस शुड कंसोलिडेट ओवर हियर, जहां पे हम 4120 से 4150 के जोन में है। तो नई तेजी के लिए यस वी नीड टू ब्रेक 4200, बट उसके साथ कारण भी होना चाहिए। तो गिवन डेट के ये साल के लिए मात्र 10-12 दिन रह चुके हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं दिसंबर फ्यूचर्स इंटरनेशनल में भी एक्सपायर होने हैं, डोमेस्टिक में भी होने हैं। तो जो भी बड़ी पोजीशंस बनने हैं, कैरी होना है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो अगले 15-20 दिन में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। 31 दिसंबर तो बहुत दूर हो जाता है, बट 30 नवंबर तक हमें आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या सिनेरियो बनेगा। तो आई थिंक कि अगला 2-3 दिन काफी क्रूशियल है। यूएस शटडाउन को लेकर भी डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर निकलकर होल्ड कर रहा है कि नहीं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो रैली आई है अभी, यहाँ से एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग वापस मिलना चाहिए, जो 4070 से लेकर 4170 का दायरे में ट्रेड करेगा। तो आई थिंक जो जंप आना था वो ऑलमोस्ट आ गया। हॉलीडे मूड रहेगा सामने, जैसे आज हॉलीडे है, प्राइजेस थोड़ा सा वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई दे। अजय, ये तो आपने रेंज कही बहुत ही नियर टर्म के लिहाज से, लेकिन अगर एक लॉन्गर टर्म यहाँ पर नजरिया ले तो फिर आपको क्या लगता है कि अगले साल में किस तरह की रेंज सोना बना पाएगा? देखिए 2025 फ्रेंकली वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2900 3000। जो जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट है वो सब यही बोलेंगे कि एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था और उसका टारगेट दिख रहा था। बट फ्रेंकली हमारा भी व्यू यही था कि 34-3500 तक जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बट वी हैव सीन कि जो इवेंट था वो हमें 4400 तक ले गया। मुझे अभी भी लग रहा है कि 2011 या 1980 में जब ये यूफोरिया बनता है तो हर चीज सबको पॉजिटिव दिखाई दे रही है। बट आई थिंक के अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो रिटर्न हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा वो मुझे नहीं लगता है कि 2026 में दिखेगा। हालांकि जितने भी फैक्टर्स है अभी भी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। जैसे ट्रेड टॉक हम देख रहे हैं कि 1 साल के लिए टल गया है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो। वहीं अगर हम देखते हैं सेंट्रल बैंक की बाइंग एक बड़ा कारण है। तो आई थिंक के अपसाइड में अगर हम 10-12% की बात भी कर ले $4000 से, तो इट वुड बी अराउंड 44-4500। बट फ्रेंकली अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि 5000 या उसके बियॉन्ड जाए, बिकॉज कहीं पे भी एक रिस्क ऑन रहता है। और जिस ढंग से $1600 से ये चला हुआ है, तो एक जो शॉर्ट नोट ऑफ कॉशियसनेस रहेगा ही रहेगा। हाँ, जैसे हमने अप्रैल में देखा 10% का करेक्शन, अभी भी हमने विद इन ए पीरियड ऑफ 20 डेज हमने 10-12% का करेक्शन देख लिया। डेट क्लियरली शोज के रिस्क है मार्केट में। तो आई वुड बी से कि 2026 के लिए स्टे अवे फॉर पर्टिकुलरली फॉर गोल्ड एज ऑफ नाउ। स्टिल अराउंड 12-15% का करेक्शन करंट लेवल से भी ड्यू है। तो यहाँ से मैक्सिमम 44-45 कैन बी देयर, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता। नीचे में रिस्क है। 3850 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली 3150 3200 के जो ओरिजिनली लेवल जो हमने अप्रैल मई में देखे थे, एटलीस्ट वहां तक भी अगर आता है तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अपन एक $1000 का करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डेट इज अराउंड 18-20%। तो आई वुड से कि डोंट गो फॉर ए इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव। कंजम्पशन है, शादी है, डेफिनेटली लीजिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क के साथ गोल्ड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा।
ऑलराइट, प्रथमेश आप कैसे देखते हैं और जिस तरह की रेंजेस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर अजय ने हमारे साथ शेयर किए हैं, आपके क्या इनिशियल लेवल से 2025 के लिहाज से और उसको कितना ओवरशूट किया है गोल्ड ने और यहाँ से अब क्या करने की राय देंगे? आई थिंक मैं खेड़े जी से यहाँ पे सहमति रखूँगा। मेरे ख्याल से जो प्रीमियम था गोल्ड में, जो अनसर्टेनिटीज़ चलते हुए मेरे ख्याल से $3,500 हमारी तरफ से भी एक्सपेक्टेशन यही थी और 4,000 के करीब आ चुका है। ये अभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे और अगर रिस्क पड़ता है किसी भी एंड से, तो ही यहाँ पे इस काउंटर में प्रीमियम मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से $4,500 से $4,700 ये अपसाइड पॉसिबल दिखता है नेक्स्ट ईयर के लिए। और मुझे भी यही लगता है कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक बार करेक्शन भी हो जाए और अच्छा खासा करेक्शन हो जाए तो उसमें कोई बड़ा सरप्राइज सा सिचुएशन नहीं होगा। मुझे लगता है एक बार के लिए वापस यहाँ पे 3,500 नेक्स्ट मेरे ख्याल से 3 से 6 मंथ्स में पॉसिबल दिखता है गोल्ड में। रवि, आपको भी लगता है कि 3500-3200 जैसे लेवल्स यहाँ पर डॉलर्स में गोल्ड में देखने को मिलेंगे और अगर वहां पे आता है तो क्या खरीदारी के मौके वहां ढूंढने चाहिए इन्वेस्टर्स को लॉन्गर टर्म के लिए? जरूर सर, जिस हिसाब से हमारा लास्ट स्पेशल शो हुआ तब में 3850 का लेवल हमने बात की थी। आई थिंक वो लेवल ऑलमोस्ट आ चुका था एंड पर्टिकुलर वहां से अच्छी रिकवरी प्राइसेस ने बताई। ये टाइम भी मैं बता देता हूँ कि कब आएगा। वो आएगा जैसे फेड चेयर की अनाउंसमेंट आएगी और उसके बाद मुझे लग रहा है कि तब तक मार्केट को एक सबसे बड़ा रिस्क है और जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो हेज फंड एंड ट्रेजरी का पैसा गोल्ड में एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये एक असेट क्लास के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा बाइंग है एंड पर्टिकुलर इसका एक मींस का ट्रेजरी मार्केट का जो साइज है यूएस का मोर देन $50 ट्रिलियन है। और ये जो पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे ही फेड चेयर पॉवेल से कोई अलग नाम आएगा एंड अगर वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के करीब का नाम होगा तो मार्केट को दूसरा फियर है कि इंटरेस्ट रेट जो अभी यूएस में है वो यहाँ से सिग्निफिकेंट लोअर हो गए और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ट्रेजरी का बड़ा पैसा गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है। इक्विटीज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है तो इस हिसाब से अभी एज बना है एंड 3850 से अभी ऑलमोस्ट $300 की रिकवरी आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल थोड़ा प्रोटेक्टिव है। अपर साइड मुझे नहीं लग रहा है कि 4300 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए एंड वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ये आउटलुक को लेके, साथ में शटडाउन एज वेल एज टैरिफ, तो ये सारा मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है एंड यहाँ पे डाउन साइड मुझे अभी भी लग रहा है कि 3800 से नीचे पॉसिबिलिटीज कम है। हम्म अच्छी खासी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से बनती हुई, लेकिन अपसाइड यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की नज़र आता है। विकास, आप कैसे देखते हैं? और इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि ये एक चर्चा हर तरफ है कि 1 लाख के ऊपर अब सोने के प्राइसेस आ गए हैं, क्या ये 1 लाख के नीचे कभी भी जाएंगे और अगर हाँ तो कितने तक और वहाँ पे क्या लेना चाहिए? क्योंकि इंडियन रुपी ऑफ कोर्स एक बड़ा फैक्टर रहेगा जहाँ पर जोरदार डेप्रीसिएशन इस साल में बनता हुआ नजर आया है। काफ़ी सारे भारतीय बैंक्स का मानना है कि 89-90 शायद ये मार्च तक दिखा सकता है। तो अगर वो सारी कैलकुलेशंस भी यहाँ पर की जाएं तो रुपए के में विकास, आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा सोना? मैडम देखिए, टेक्निकली जो यूफोरिक रन हुआ था और जैसे कि केडिया जी ने भी बताया और कुंवर जी ने भी ग्रुप से भी जो आई जोरा जी ने भी बताया कि एक जो रेंज है ना, ये रेंज अब शिफ्ट होते हुए नजर आया है। जो लोअर रेंज थे वो शिफ्ट हो गए हैं। अब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कॉमेक्स में 3500 बॉटम लेवल है और हाईएस्ट रेंज में 4300 एंड 4500 का जो लेवल है, वहां तक का ये दायरा रहना चाहिए। 2025 में हमने बहुत अच्छी रैली देखी है, चाहे वो कॉमेक्स में हो चाहे एमसीएक्स में हो, बट अब प्राइसेस कंसोलिडेट करना चाहिए। जितनी भी अनसर्टेनिटीज थी या जो भी नेगेटिव फैक्टर्स थे वो प्राइसिंग हो चुके हैं, डिस्काउंटेड हो चुके हैं, ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो नीचे से जो बाउंस बैक आया है, ये जस्ट जस्ट टू बुक का प्रॉफिट। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं या जो लोगों का लोअर लेवल पे है, उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा बात है कि 1 लाख का जो लेवल है, ये रीटेस्ट हो सकता है, जिसके चांसेस कम है। मेरे को लगता है कि 1,10,000 1,15,000 का जो लेवल है वो एमसीएक्स में गोल्ड के लिए आने वाले दिनों में एक छोटा बॉटम के तौर पे उभरना चाहिए। कहीं पे भी ये लेवल पे आता है तो जो लोग इस रैली से छूट गए उनकी बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो कोई भी इन्वेस्टर अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो गोल्ड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए डिप्स का। 1,15,000 1,17,000 का जो जोन है एमसीएक्स में, ये बहुत अच्छा जोन रहेगा लेने के लिए। और हायर एंड पे मैं देखता हूँ कि 1,32,000 और 1,35,000 के जो जोन्स है, ये गोल्ड पे हाईएस्ट कैपेक्स के तौर पे, मतलब रेशियोज के तौर पे उभरेंगे इस साल के लिए। जी मैम। अजय, आपको भी लगता है इंडियन रुपीस के तौर पर यहाँ पर लाख के नीचे सोना नहीं आएगा अब कभी?
देखिए इंटरनेशनल में तो देखिए 1980 में भी 68% का हमने करेक्शन देखा, 38 भी देखा, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपी इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। हमने कभी भी देखा है कि रुपी में जो वीकनेस है उसकी वजह से ये एक मानस बन चुका है कि सोना कभी करेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज एक तरफ अगर इंटरनेशनल गोल्ड करेक्ट कर भी लेता है तो यस मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सोने का अब नया जो बेस बन चुका है, जैसे कोविड से पहले हम देख रहे थे 27 से 32 हजार का था, तो हमने मान लिया था कि ये अब 25 के नीचे नहीं जाएगा। फिर कोविड के बाद जब 56 हजार का हाई लगाया तो हमने 40-45 का बेस क्रिएट कर लिया। तो अभी आई थिंक के 90-95 एक वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि एक नया बेस बन चुका है। डोंट एक्सपेक्ट के उसके नीचे मुझे नहीं लगता है। हाँ 90-95 एक वॉल्टिटी है, अभी रिसेंटली हमने फॉल देखा तो उसमें करीबन 12% तक का फॉल आ गया। तो एक न्यू बेस, लाख तो नहीं बोलूंगा बट 90-95 का जो एक नया बेस बन चुका है, इसके नीचे तो टाइमिंग लग रहा नहीं है। राइट। तो चलिए सोने की बात है यहाँ पर, जहाँ खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन डिप्स पर, क्योंकि सोना इस साल में काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है, जितनी बाजार की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे कहा गया कि लाख तक आए तो ले सकते हैं, 90-95 भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, उन लेवल्स का यहाँ पर इंतज़ार करें। चांदी ने इस बार यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म किया है और बहुत लंबे मार्जिन के साथ किया है। इंटरनेशनल मार्केट्स की भी अगर बात की जाए तो ये खबरें भी थी कि ग्लोबल बैंक्स यहाँ पर शायद चांदी भी ऐड करेंगे। चांदी को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में भी डाला गया है और चांदी को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन सेंस ऑफ टैरिफ्स। ऑफ कोर्स वो क्लियर हुई, लेकिन चांदी बहुत बड़ा मूव इस साल में अब तक हमें दिखा चुकी है। आप प्रथमेश कैसे देखेंगे चांदी को? यहाँ से 54.5 का ऑल टाइम हाई हम बना चुके हैं, 50.5 के आसपास हम कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स ये रेंज बहुत बड़ी बनती हुई नजर आई है। इंडियन मार्केट्स में और ग्लोबल टर्म्स में दोनों ही तरीके से अब इस साल के लिए और अगले साल के लिए चांदी कैसे कारोबार कर सकती है? आई थिंक इस साल के लिए अभी जस्ट 1.5 मंथ बचा है, तो मेरे ख्याल से सरप्राइज नहीं होगा अगर इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1,62,000 अगर अपसाइड में पॉसिबल है। और डॉलर टर्म्स में अगर बात करें $52, $53, तो मुझे यहाँ पे चांदी में भी करेक्शन दिखाई दे रही है। हालांकि ये रैली काफ़ी ओवरस्टेज दिखाई दे रही है, बट इसके बैकग्राउंड में फंडामेंटल्स अभी भी सेम है, इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। ईवीज का स्टोरी अभी भी जायज़ है, सप्लाई का जो डेफिसिट सिनेरियो है सिल्वर में है वो अभी भी कंटिन्यूड है। और प्लस इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर मेरे ख्याल से जो ध्यान सोने में रखते थे वो अभी ध्यान शिफ्ट होके चांदी पे आ गया है। सो सिल्वर इज लाइक न्यू गोल्ड फॉर इन्वेस्टर्स, तो वैसा वाला सिचुएशन बन गया है। तो इसके लिए अंडरलाइंग फंडामेंटल्स वैसे ही है और स्ट्रक्चरली दोनों ही कमोडिटी बुल रन में है अभी भी, और हल्के फुल्के करेक्शन आएंगे तो ये एक्यूमुलेशन जोन ही बनेगा। और लेवल्स क्या देखते हैं फिर आप इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से? आई थिंक जैसे मैंने कहा अभी नियर टर्म के लिए मेरे ख्याल से $50 और रुपी टर्म्स में 1,60,000 इस साल के। नेक्स्ट ईयर में वोलेटिलिटी अगर बढ़ जाती है तो एक बार के लिए करेक्शन नीचे की तरफ 1,30,000 और फिर वापस अपसाइड पॉसिबल 1,60,000-1,65,000। ऑलराइट, तो कोई बहुत बड़ा अपसाइड आप यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ नहीं देख रहे हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को गोइंग फॉरवर्ड, और क्या क्या चीजें आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? जैसे जैसे हमने पहले भी बात की थी सिल्वर इज न्यू गोल्ड, जैसे प्रथमेश ने भी अभी बात की, तो डेफिनेटली ये एक न्यू गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो पूरा जो मीन्स के फोकस है वो सिल्वर पे आया है। सेकंड, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, एक क्रिटिकल मिनरल के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा बाइंग यूएस गवर्नमेंट की ओर से भी आएगा, क्योंकि नाउ इट्स प्रेस्टीज इशू बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो दोनों में कॉपर एंड सिल्वर ये दोनों एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आ चुके हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, क्योंकि जो भी कमोडिटीज इसके अंदर आते हैं यूएस गवर्नमेंट खुद इसमें स्ट्रेटेजिक स्टेक बना के रखती है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा गोल्ड से ज्यादा अच्छा एज है, एंड कोई भी लोअर लेवल यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। रेंज स्पेसिफिक बात करें तो मुझे डाउन साइड लग रहा है कि $42, $40, $43 वुड एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड अपर साइड जो टारगेट है वो $55, $58 का हो सकता है। एंड डोमेस्टिक प्राइसेस में ड्यू टू दिस वीकनेस इन आईएनआर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्राइजेस 175 अपर साइड एंड लोअर साइड 138, 135, तो ये रेंज में ये साल में रह सकता है। बट मुझे लग रहा है कि कंपेरेटिव गोल्ड सिल्वर एक अच्छा आउट परफॉर्मर होगा, एंड ये सिल्वर एम्पावरमेंट का एक और साल, आप तीसरा साल देखेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और अपसाइड बनी रहेगी और गोल्ड से शायद आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है।
जी हाँ, चांदी ने सोने को अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले साल भी हम यही यहाँ पर होता हुआ देखेंगे भी, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग एक तरफ है जहाँ पर सोना और चांदी में हमने एक रब ऑफ आता हुआ देखा है, लेकिन चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर यहाँ पर बेहतर काम कर सकती है, क्योंकि 2026 में इंडस्ट्रियल मेटल्स बेहतर करेंगे, ऐसा एक ओवरऑल व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। अजय, आप कैसे देखते हैं चांदी को, कहाँ से ये सपोर्ट लेगी और आपके अपने लेवल्स क्या हैं? मुझे चांदी में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अभी सारे फैक्टर सब पॉजिटिव हो गए। और एक हिस्टोरिकल अगर आप कमोडिटी की साइकिल देखते हैं तो जैसे हम 1980 की भी बात करते हैं, ठीक है वो 1972 से इन्होंने हंट ब्रदर ने कॉर्नर करना स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट 3-4 साल का जो था 77 से लेकर 81 का पीरियड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 में भी हमने देखा कि अक्टूबर 2008 वहां से हमने सोने चांदी को चलते हुए देखा था, और एग्जैक्टली लगभग 3 साल की हमने एक बड़ी तेजी देखी थी, और जो 11 अप्रैल 2011 से हमने फॉल बैक देखा। तो मुझे लगता है ये 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू पकड़ेंगे 2 साल में, मुझे भी लगता है $72 है, टेक्निकल भी है, फंडामेंटल भी है, एवरीथिंग साथ में है। लेकिन इमीडिएट में जो 100% का गेन हमने साल भर में देखा, ये डाइजेस्टेड नहीं है। तो आई थिंक के मार्केट $50 के ऊपर का अगर ये साल का क्लोजिंग होता है तो डेफिनेटली हम 55-56 देखते हैं, बट रिस्क इसमें भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। आई थिंक ये $40 3860 से $40 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट अगर मिले तो आई वुड बी गुड टू बाय ओवर हियर। हाँ, अगर यहाँ से कोई बाय भी कर रहा है तो आप 2 साल भूल जाइए कि आपको कोई बेटर रिटर्न्स बनेंगे। हाँ, आफ्टर 2 years डेफिनेटली यू विल फाइंड के $72-75 दिखेगा। तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट पे अगर $40 रुपी रिमेन सेम, रुपी में मैं थोड़ा स्ट्रेंथ देख रहा हूँ टाइम बिंग, जिस ढंग से हमारे रिजर्व्स और बाकी चीजें हैं, तो आई थिंक 1,20,000 1,18,000 के आसपास आता है तो एक रिव्यू करके वहां पे ऐड करना चाहिए करंट लेवल से। अगेन सिल्वर में ठीक है, लॉन्ग टर्म सब अच्छा दिखता है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है जितने फैक्टर्स अब तक हमने बातें की हैं वो पिछले 2 साल में सब चीज डिस्काउंट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बैक फुट पे रहना चाहिए। $40 के आसपास एक करेक्टिव डिप मिल रहा है, वो एक बेटर पॉइंट रहेगा एंट्री करने के लिए। आप कैसे देखते हैं विकास, चांदी के प्राइसेस ऑन चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? मैम देखिए, जो यूफोरिया वेव बना था जिसमें कि 169 तक जाके वहां से करेक्शन देखने के लिए मिला था, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 1,39 से 1,40 के करीब में एमसेक्स ने बॉटम बना के एक बाउंस बैक दिया, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर कॉमेक्स की लेवल देखूं तो जैसा मेरे को लग रहा है कि 45 से लेके 53 का जो रेंज है वो क्रूशियल रहेगा इस साल के लिए और आने वाले साल के लिए। नो डाउटेडली चांदी नेक्स्ट ईयर भी गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। तो मेरे को लगता है कि बाई ऑन डिप्स रखना चाहिए रणनीति। 1,40,000 एक क्रूशियल जोन है एमसीएक्स पे, वहां पे बाई करना चाहिए। एंड लोअर लेवल पे अगर कहीं डिक्लाइन आता है तो 130 तक भी ये स्लाइड कर सकता है। तो ये जो जोन होगा वो एक्युमुलेशन जोन होगा इन्वेस्टर्स के लिए। अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, थोड़ा सा दूर रहिए, वेट करिए डिप्स आने के लिए। तो 130 से 140 का जो जोन होगा एमसीएक्स में बाई करिए। एंड मेरे को लगता है कि चांदी में हायर टारगेट्स जो है वो 189 के देखने के लिए मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। जी मैम। जब हमने ये साल शुरुआत की थी तो सभी ने कहा था कि सोने चांदी में यहाँ पर तेजी होगी और चांदी आउट परफॉर्म करेगी, और वो काफ़ी हद तक हमने एब्सोल्यूट प्ले आउट करते हुए भी देखा है। अजय, अब 2026 के लिए यहाँ पर कौन सी कमोडिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस बनता हुआ नजर आएगा? क्या सोना चांदी थोड़ा सा बैक सीट लेगा? और अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे विद इन कमोडिटीज़, और वो हम होता हुआ भी देखेंगे जैसे जैसे दिसंबर यहाँ पर पास आएगा, पोर्टफोलियो एलोकेशंस किस तरह के हैं, वो जनवरी फर्स्ट वीक में भी वही चलता है, किस तरह से आप इस बार वो रुख होता हुआ देख रहे हैं अक्रॉस कमोडिटीज़ के तौर पर? देखिए भैया जी, अगर ठीक है स्टिक ही करना है गोल्ड सिल्वर में तो डेफिनेटली आई विल बी गोइंग विद सिल्वर, बट एटलीस्ट मेरा व्यूज में 2-2.5 साल का रहेगा, 1 साल का नहीं रहेगा। बिकॉज जो रिटर्न देखे मुझे नहीं लगता 2026 में सरप्राइज के अगर हमें नेगेटिव भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, कमोडिटी में मुझे लगता है जो थर्ड फेज कमोडिटी साइकिल का हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, तो थर्ड फेज ऑफ साइकिल जो चालू हो रही है वो बेस मेटल में रहेगी एंड एग्री कमोडिटी में रहेगी। बेस मेटल में मुझे लगता है कॉपर में ऑलरेडी हमने अप्रैल के लो से 30% की तेजी देखी है, अनदर एटलीस्ट बैर मिनिमम 20-25% का तेजी बाकी है। तो आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज प्रेफरेंस वाइज बात करूँ तो फर्स्ट कॉपर है, देन जिंक एंड एल्यूमिनियम। जिंक एंड एल्यूमिनियम में ध्यान रखिए फरवरी मार्च में वी कैन सी सम न्यू रेडिकल चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न, जहाँ पे हम लिथियम को रिप्लेस करने के लिए एल्यूमिनियम एंड जिंक आयन बैटरीज के अपडेट्स आएंगे, और वो एक बड़ा गेम चेंजर रहेगा। और जो पूरे मेटल पैक को हम देख भी रहे, चाइना हो चाहे जापान हो, जिस ढंग से इकोनॉमी को संभालने के लिए कोशिश की जा रही है, आई थिंक 2026 के अंदर बेस मेटल्स के अंदर नजर रखिए, जिसमें कॉपर जिंक एंड एल्यूमिनियम ये प्रेफरेंस वाइज इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्री कमोडिटी तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करने स्टार्ट हो जाएंगे, बट बुलियन एनर्जी दोनों स्टे अवे रहना चाहिए। ऑल राइट, विकास आप कैसे देखेंगे?
हाँ जी मैम, देखिए अगर पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो मेरे को लगता है कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये आउट परफॉर्म करेंगे एंड इनको लोअर लेवल्स में एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें जो टेक्निकली चार्ट्स में वीकली और मंथली दोनों ही चार्ट्स में ब्रेकआउट है एंड कहीं ना कहीं अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं बड़े ब्रेकआउट के बाद में। गोल्ड सिल्वर जैसा कि बेस तो स्ट्रांग है बट कॉशियस का रुख रहेगा। एंड एनर्जी बास्केट से हम लोगों ने भी अभी क्लाइंट लोगों को यही बोला कि थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे प्रेफरेंस में भी यही रहेगा, जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। कॉपर में मेरे को लगता है कि 1100 तक का एक मूव, अब बाकी है वहां तक मूव कर सकता है ये। जी मैम। प्रथमेश, आपका भी यही कहना है, सोने चांदी एनर्जी से दूर रहें और 2026 में मेटल्स में कारोबार करें? आई थिंक अगर आप गोल्ड और सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं, फिजिकल अगर ले रहे हैं तो देर इज नो प्राइस वहाँ पे आपको बाइंग या सेलिंग, बिकॉज यू विल नॉट लुक फॉर प्राइस, बट इफ इट स्पेसिफिकली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, आई थिंक एक्यूमुलेशन ऑफ डिजिटल गोल्ड विच इज अंडर सेबी रेगुलेटेड गाइडलाइंस उसको करना चाहिए, बिकॉज गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, यू जस्ट कैनॉट अवॉइड इट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिटर्न्स। सेकेंड ये है कि अगर आप क्रूड में मेरे ख्याल से बेस भाव पे है $60 के आसपास ये फ्लोट हो रहा है, तो अगर कोई भी प्रीमियम आती है, रिस्क प्रीमियम और जुड़ जाती है या जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो अगर नेक्स्ट मूव पॉसिबल हो सकता है क्रूड में, तो यस क्रूड में एक्यूमुलेशन वाला ही सलाह रहेगी और अपसाइड यहाँ पे ओपन रहेगा, बिकॉज जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। नेचुरल गैस में स्पेसिफिकली अगर कोल्ड विंटर होता है यहाँ पे ये वाला, तो नेचुरल गैस में अच्छा मूव आ सकता है। तो यस, नेचुरल गैस वोलेटाइल कमोडिटी है, तो जो इस रिस्क और वोलेटाइल बेट को ले सकते हैं वही लोग नेचुरल गैस में अपनी एंट्रेंस दे, अदरवाइज नेचुरल गैस को टच भी ना करे। बचता है फिर यहाँ पे बेस मेटल्स में कॉपर में स्पेसिफिकली खास बुलिश रहेंगे यहाँ पे, और कॉपर में मेरे ख्याल से जितना भी डिप्स आएगा उसका एक्यूमुलेशन जोन्स रहेगा, और मेरे ख्याल से 1150 और 1200 दूर नहीं है स्पेसिफिकली कॉपर की बात करें। रवि, फाइनली आपके क्लोजिंग कमेंट्स, आपको भी लगता है कि मेटल्स इज द प्लेस? जब से दीपावली के स्पेशल शो मैंने बोला था कॉपर इज न्यू सिल्वर एंड सिल्वर इज न्यू गोल्ड, तो कॉपर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली, जैसे अजय जी की भी पसंद है, विकास, प्रथमेश सबकी पसंद है, तो लग रहा है कि वैसे देखे तो यहाँ पे एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आने से इसका इंपॉर्टेंस एंड वेटेज ग्लोबली बढ़ गया है और इट वुड वर्क एज एसेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां फोकस करना है। सेकंड एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम में भी मुझे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि चाइना का प्रोडक्शन विंटर में काफी कम होगा, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सप्लाई शॉर्टेज का इश्यू आएगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आउट परफॉर्मर जो कोई कमोडिटी है तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम हो सकते हैं। कॉपर इज द न्यू सिल्वर, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, और आगे जाके मेटल्स में ज्यादा कारोबार करना है, बाकी कमोडिटी से दूर रह सकते हैं। एज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सोने चांदी को जरूर जोड़ें, लेकिन जिस तरह के रिटर्न्स हमने इस साल आते हुए देखे हैं अगले साल शायद ना देखने को मिले, हमारे एक्सपर्ट्स की यही एक राय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए, अजय जी, विकास, रवि एंड प्रथमेश, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।